जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। द बैक वेंचर्स एजुकेशन के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, जो परीक्षा में जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम उसी तरह के सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी, यानी WWW की संकल्पना किसने बनाई थी? पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली ने, माइक्रोसॉफ्ट, आर्थर क्लार्क, एंटी एंड टी बेल लैब ने। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी? तो जो ऑप्शन सही होगा इस विकल्प में वो होगा ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है, यानी जीबी का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी मापी जाती है जीबी में, इसका क्या अर्थ है, इसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ये गीगाबाइट, बी ग्रांड बाइट, डी गामा बाइट और सी ग्रुप बाइट। तो कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गीगाबाइट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसको ध्यान देना है दोस्तों। हड़प्पा, राखीगढ़ी, रंगपुर, रोपड़, ये पुरातात्विक स्थल हैं। और इनमें से कौन सा स्थल, ये सारे स्थल सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का हैं, कांस्य युगीन सभ्यता का हैं, इसी सभ्यता के हैं सारे स्थल। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा स्थल भारत का नहीं है, यानी भारत में नहीं है, भारत के बाहर का है। तो सही विकल्प इसका होगा हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी, रंगपुर, रोपड़, ये सब भारत में है। तो अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? बड़ौदा में, सूरत में, मुंबई में या फिर राजकोट में? तो 1857 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो जो इस सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा बी मुंबई में। मुंबई में इसका स्थापना हुआ था आर्य समाज का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, मोतीलाल नेहरू ने, अली बंधुओं ने, बीडी सावरकर ने। तो भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शंस में बताना है आपको कि शाहजहां ने, मोतीलाल नेहरू ने, अली बंधुओं ने, बीडी सावरकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सुकुमार सेन, डी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प जो सही है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको हम जीवी मावलंकर भी बोलते हैं, जीवी मावलंकर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न है,
मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 3 वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। परंतु अब केवल कितने वर्ग हैं? तो आपको बताना है कि अब कितने वर्ग बचे हैं या कितने वर्ग वर्तमान में हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ग। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि 7वां वर्ग कौन सा है जो मूलभूत अधिकारों से हटाकर बाहर किया गया है। उस 7वें वर्ग का नाम कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पे न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, और चौथा ऑप्शन है रोजगार का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है? यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे काम देने पर उनका शोषण होता है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध है। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत है, ऑप्शन सी है पूर्ण साक्षर है, ऑप्शन डी है संविधान की जानकारी रखने वाला है। यानी कि एक अच्छा नागरिक वह है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में कौन सा सही है? तो विकल्प इसमें जो सही है, ये विकल्प बिल्कुल सही है, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध है। एक अच्छा नागरिक है वो कैसा होना चाहिए? राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से प्रबुद्ध होना चाहिए। यानी कि ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? ध्यान दीजिएगा, परामर्श की बात हो रही है दोस्तों। परामर्श मांग सकता है यानी कि आपको अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है बी, 143। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 23। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, यानी कि 25। भारत में वर्तमान में भी 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? यानी कि किनके बीच 10 डिग्री चैनल है? तो पहला ऑप्शन है छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान। तो किसके बीच है दोस्तों? इसका सही विकल्प आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए। तो इस विकल्प का सही, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
सी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार 10 डिग्री चैनल इन्हीं के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है इसमें जो किसी पड़ोसी देश से नहीं छूता है। यानी कि पहला ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी पड़ोसी देश से संबंध नहीं रखता है या ना सीमा उसकी नहीं छूती है। तो पहला है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सही इसका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड विकल्प बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बिहार जो है नेपाल से लगता है, पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों से लगता है, उत्तर प्रदेश भी नेपाल से लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत के मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से या फिर इलाहाबाद से? वर्तमान में आप प्रयागराज बोल सकते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। प्रयागराज बोलिए चाहे इलाहाबाद बोलिए। तो मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, इनका संबंध किससे है? महलों का शहर, भारत का बगीचा, गेटवे ऑफ इंडिया, गुलाबी शहर। तो सही विकल्प करना है, सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो बेंगलुरु किससे संबंधित है? मुंबई किससे संबंधित है? जयपुर किससे संबंधित है? ठीक है, कोलकाता किससे संबंधित है? तो जयपुर संबंधित है, पहला आप मिलाइए, जयपुर संबंधित है गुलाबी शहर से। भाई जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, और कोलकाता को यानी महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। तो यही बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि बेंगलुरु का 2, मुंबई का 3, जयपुर का 4 और कोलकाता का 1। तो विकल्प नीचे दिया हुआ है, इस विकल्प को चूज करते हैं हम लोग। 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, पहला ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन बी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सामाजिक, और ऑप्शन सी है कृषक क्रांति, कृषक क्रांति। तो हरित क्रांति का सही अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी खरीफ की फसल काटी जाती है किस महीने में? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कौन से महीने में खरीफ की फसल बोई जाती है, और खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसलें काटी जाती हैं, नवंबर से बोले तो पहले भी। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फेमिना मिस इंडिया 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सिनी सेट्टी, वर्तिका सिंह, अदिति आर्या, पल्लवी पटेल।
तो 2022 का फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो सही उत्तर है सिनी सेट्टी। सिनी सेट्टी को 2022 का फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। IPL 2023 T20 टूर्नामेंट में इस सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है? इस सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है IPL 2023 2020 टूर्नामेंट में? बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, सैम करन, रोहित शर्मा और जोस बटलर। 4 ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव, सैम करन, रोहित शर्मा, जोस बटलर। यानी इस सीजन IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सैम करन। सैम करन जो इंग्लैंड से आते हैं, ये इस IPL के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प है 23 फरवरी, 23 अप्रैल, 18 अप्रैल, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है तो सही विकल्प होगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरबन राय चौधरी, रुदंती राय, प्रतीश नंदी, ज्योतिमर्य त्रिपाठी। अरबन राय चौधरी और रुदंती राय, प्रतीश नंदी, ज्योतिमर्य त्रिपाठी। तो इन 4 विकल्पों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुंधति राय। सही उत्तर होगा अरुंधति राय। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है? आपको सही उत्तर बताना है। 24 मार्च, 15 मार्च, 22 अप्रैल, 15 फरवरी। विश्व क्षय रोग दिवस कब होता है या कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। आपको बताना है, यह क्वेश्चन हो चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से लागू होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न में है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सही ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, औद्योगिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सिंचाई एवं विद्युत होना चाहिए यहाँ। सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर, औद्योगिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सिंचाई एवं विद्युत, यहाँ होना चाहिए परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। डी ऑप्शन में होना चाहिए। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है?
हीलियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, लोहा। तो आपको बताना है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व रहता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हीलियम है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है या फिर लोहा है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 74% होती है और उसके बाद से हीलियम होता है लगभग 25%। तो हीलियम दूसरा सबसे ज़्यादा है और पहला हाइड्रोजन है। सबसे अधिक तत्वों में हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है आंधी, तूफान, वर्षा, साफ मौसम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑटोमेटिक जब पारा एकाएक नीचे गिरने लगे बैरोमीटर का तो क्या होता है इस समय? तो इस समय जो विकल्प सही होगा, आंधी और तूफान की संभावना होती है, आंधी और तूफान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पीने वाले जल का बहाव कूड़ा ब्रैकेट में मल त्याग से हो तो कौन से रोग को बढ़ावा मिलेगा? यानी कि पीने वाले जल का बहाव कूड़ा से हो तो कौन सा रोग को बढ़ावा मिलेगा? पहला ऑप्शन है तपेदिक, हैजा, खसरा, पोलियो। इन 4 विकल्पों में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है हैजा, यानी गंदे जल बहाव से और उसको यूज करने से हैजा बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। ए गाजर, बी चना, बी पालक, सी चना, डी आलू। तो हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन है? गाजर है, चना है, पालक है, आलू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प सही है, पालक। पालक जो है हमारे शरीर में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है, लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।